नमन माँ शारदे। नमन पटल, मानवीय मूल्यों की माला। गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरिया। गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरिया। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् दैवे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। शुभ संध्या। इन दिनों पटल पर बहुत ही अहम विषय चर्चा में है। बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे डालें। सोचना तो होगा, क्योंकि बच्चे ही समाज, देश और दुनिया का भविष्य है। नमस्कार, अभिवादन, शुभ संध्या, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अभी तक मुझे पटल पर किसी की उपस्थिति नज़र आई नहीं है। कार्यक्रम का वक्त हो गया है और मैं सही समय से जुड़ भी गई हूँ। मैं मधु महेश्वरी, गुवाहाटी, असम से आपकी मित्र आपके बीच कोशिश करूँगी अपनी बात को सार्थक तरीके से रखने की। पटल पर सुधीजन दिखते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं, तो एक अंदर से हौसला मिलता है। लेकिन अभी मुझे कोई दिखाई दे नहीं रहा है और मुझे पता भी नहीं। हाँ, रतिराम भैया, नमस्कार आपको। तो संस्कार यानी क्या? तन, मन, मस्तिष्क को शुद्ध करना, परिष्कृत करना संस्कार है। पहले समाज धर्म प्रधान था, तो इस परिष्कार के लिए जो भी धार्मिक कार्य किए जाते उन्हें संस्कारों का नाम दिया गया। इस लिहाज से बहुत सारे संस्कार हैं, जैसे उपनयन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, यानी बहुत सारे संस्कार। और इनका मूल उद्देश्य है बच्चे में मानवीय मूल्यों का बीजारोपण करके उसके व्यक्तित्व का समग्र विकास करना। रतिराम भैया मुझे दिखाई दे रहे हैं। इससे ज़्यादा मुझे पटल पर कोई एक्टिविटी नज़र आ नहीं रही है। तो चलिए, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो मेरे लिए इतना काफ़ी है। संस्कार का मूल उद्देश्य है बच्चे में मानवीय मूल्यों का बीजारोपण करके उसके व्यक्तित्व का समग्र विकास करना। संस्कार शब्द बना है क्री धातु से। क्री धातु जिसका अर्थ है कृत्य या कार्य या करना, और इसके पहले लगाया गया है उपसर्ग सम या कि सन या कि संस या कि संस, जिसका मतलब है उत्तम
या पूर्ण यानी उत्तम व्यक्तित्व विकास के लिए जो भी कृत्य किया जाए, जो भी कार्य किए जाएं, जो भी अच्छी बातें, अच्छे गुण, अच्छे मूल्य जिनका जीवन में समावेश किया जाना ज़रूरी है, तो वो सब मणिबेन द्विवेदी मैम, नमस्कार आपको। तो उन सबको हम कह सकते हैं कि वो संस्कार हैं। और ये क्या करते हैं संस्कार? ये सारे अच्छे कार्य, व्यवहार, बातें जिनसे बच्चे का सुघड़, सुंदर, शालीन व्यक्तित्व बनता है, ये संस्कार कहलाते हैं। और चूंकि आज का माहौल कर्म प्रधान है, तो हम उसी दृष्टि से संस्कारों की चर्चा करेंगे, और वो भी बहुत सीधी सरल भाषा में। हम सब जानते हैं और देख भी रहे हैं कि इधर कुछ वर्षों में बदलाव की रफ्तार बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गई है। पाश्चात्य हम बन नहीं पाए, पूर्ववासी हम रह नहीं पाए, हमारी हालत त्रिशंकु जैसी हो रही है, जिसका प्रभाव हमारे बच्चों पर भी पड़ रहा है। पति पत्नी दोनों का कामकाजी होना, बढ़ते एकाकी परिवार, सुरसासी बढ़ती महंगाई, गला काट प्रतियोगिता, पाश्चात्य सभ्यता की दस्तक, इन सारी चीज़ों ने आज इस बात को और भी ज़रूरी बना दिया है कि अगर हमें अपनी संस्कृति बचाना है तो बच्चों को संस्कारित करना ही होगा। इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहूँगी अपनी एक कविता, जो आज के माहौल का बड़ा स्पष्ट सा विवरण आपको देगी। मुझे माला दी भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुझे किसी के कमेंट नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ दिनों से तकनीकी समस्या चल रही है, हमारी तरफ से है, पटल की तरफ से है, नहीं मालूम, लेकिन आप लोग हैं उपस्थित, इतना काफ़ी है मेरे लिए। हाँ, तो मैं एक कविता से अपने वक्तव्य का आगाज़ करूँगी कि सत्य से तो झूठ अब करने लगा अटखेलियाँ, तंग दिल है आदमी, ऊंची मगर हवेलियाँ, रिश्तों में मिठास नहीं अब जोड़ तोड़ होवे भरपूर, छोटी छोटी जिद के चलते रिश्ते हुए चकनाचूर, ईर्ष्या की चिता में भी तो राख होती जिंदगी, ज्ञान और विवेक मरता छूटी जाती बंदगी। ये कविता मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि आज का जिस तरह का माहौल हो रहा है, हम जिस तरह के माहौल में जी रहे हैं, बच्चे उसी माहौल में आंखें खोलते हैं, और उस माहौल में जब वो आंखें खोलते हैं तो भले ही हम उन्हें जितने संस्कार दें शब्दों के द्वारा, लेकिन वो बनते वही हैं जो वो हमारा व्यवहार देखते हैं। तो पहले हमें आज के व्यवहार पर गौर करना होगा, व्यवहार को बदलना होगा, स्वयं को बदलना होगा, तब कहीं जाकर हम सही ढंग से बच्चों को संस्कारित कर पाएंगे। हाँ, तो ईर्ष्या की चिता में भी तो राख होती जिंदगी, ज्ञान और विवेक मरता छूटी जाती बंदगी, शब्दकोश में कुछ शब्दों के ढूंढे नहीं मिले अब अर्थ, नेकी कर कुएं में डाल ये नीति लगती अव्यर्थ, बदली है परिभाषाएं सब बदल गई जीवन की धारा, यहाँ वहाँ भटके हर कोई सूझे कहीं ना कोई किनारा, तेरी मेरी मेरी तेरी तू मैं तड़का तड़की, ईर्ष्या छल प्रपंच और माया इनमें जीवन नैया अटकी, नफरतों की आग ऐसी मैं जलूं तू भी जले, क्यों न सींचूं प्रेम जल से मैं फलूं तू भी फले, नफरतों की आंधियों से क्या बुझेगी वो क्षमा, हो निगेबा प्रेम जिसका हो खुदा, नीतिमय हो रागमय हो ईशमय हो ये धरा, निपट निरंकुश चंचल मन भी चमके जो सोना खरा, सर्वव्यापी ईश्वर तू ही दिखे हर जीव में, हो भरा सद्भाव मेरी जिंदगी की नींव में, प्रतिपल निज मन वचन कर्म से जो कुछ भी आचार करूं, प्रतिपल निज मन वचन कर्म से जो कुछ भी आचार करूं, सब हो बस मानवता खातिर, ना कोई लोभाचार करूं, नाश करें कुत्सित भावों का आज चलो ये वचन करें, पहचाने अपने को हम अहंकार का दहन करें। तो ये थी एक रचना जो मैंने लिखी है आज की परिस्थितियों पर, और इन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में जब हम समझेंगे तो हमें लगेगा कि वाकई आज बच्चों को संस्कारित करना थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जो चीज़ बच्चों में परिवार में रहकर स्वयं आ जाती थी, आज वो चीज़ हमें उन्हें पल पल सिखानी पड़ रही है या पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, संस्कार कैसे देना? सबसे पहले बच्चों को मजबूत ज़मीन देनी है, उन्हें जड़ों से जोड़ कर रखना है। इसके लिए उन्हें हमारी संस्कृति,
हमारी सभ्यता, हमारी विश्व गुरु की पहचान को छोटी छोटी नैतिक कहानियों के माध्यम से परिचित कराते रहना पड़ेगा। अपनी भाषा, अपना खान पान, अपने तौर तरीके, इन्हें जब हम घर पर अपनाएंगे तो बच्चे स्वतः ही अनुसरण करेंगे। आजकल लगभग सभी माता पिता कॉन्वेंट या फिर इंटरनेशनल स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। वहाँ अंग्रेज़ी ज़रूरी है, पूरा माहौल अंग्रेज़ी का होता है। ठीक है, समझ आता है। लेकिन कई माता पिता घर में भी बच्चों से अंग्रेज़ी में बात करते हैं, ये कहकर कि बच्चा स्कूल में ठीक से कम्युनिकेट कर पाएगा। अब मुझे आप ये बताइए कि अपनी भाषा बच्चा कब सीखेगा, कहाँ सीखेगा, कैसे सीखेगा? भाषा सिर्फ भाषा नहीं है, ये हमारी माटी की खुशबू है, ये हमारी पहचान है। कोई भाषा सीखना बुरा नहीं, मगर पहले अपनी मातृभाषा, अपनी राजभाषा, अपनी प्रादेशिक भाषाएं, यानी जितनी भाषाएं आप सीख सकते हैं सीखिए ना। और जब मैं आपको एक बात बताऊं, सीखना विदेशी भाषाओं को भी बुरा नहीं है, क्योंकि आज वैश्वीकरण हो गया है। तो आज जितनी भाषाएं आप जानेंगे उतने लोगों के साथ आप संप्रेषण कर पाएंगे। लेकिन देखिए ना, भाषा की मिलावट किस तरह होती है। जब आप इंटरनेशनल स्कूल में कोई कहानी पढ़ते हैं ना, तो उसमें माँ बन जाती है मम, पापा बन जाते हैं, पिताजी बन जाते हैं डैड, डैड, मम, डैड। हमारे यहाँ अगर मैं उसको डैड बना दूँ तो वो तो मृत्यु हो गया। तो पिताजी बन गए डैड। अब माँ यानी मम किचन में पिज़्ज़ा बर्गर बनाएगी, छोटी बहन एनी केक खाएगी, बच्चे प्यास लगने पे कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। तो आप ये देखिए कि भाषा जो है वो अपने साथ अपनी तहजीब लेकर आती है। तो जाहिर है भारतीय आत्मा तो भारतीय भाषाओं में ही मिलेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को हम अपनी भाषा से, अपनी मिट्टी की खुशबू से, अपने देश की रूह से उसका परिचय कराते रहें। और इस तरह जब उसकी धरा, उसकी ज़मीन मजबूत हो जाएगी तो फिर वो खुले आसमान में उड़े, उसके गिरने का कोई ना तो खतरा है और ना ही हमें डर है। मुझे मीरा मैम दिख रही हैं, मुझे जो दिख रहे हैं उनको मैं सबको नमस्कार करती हूँ। आप अपना वक्त मेरे लिए निकाल कर आए हैं, मैं दिल से आप सबको अभिवादन करती हूँ। लेकिन मुझे एक भी कमेंट नहीं दिख रहा है इसमें। तो कमेंट दिखने से क्या होता है, सच में अंदर से हौसला सा बढ़ता है हौसला। लेकिन कोई बात नहीं है। अगली बात, बच्चे के मन में कई जिज्ञासाएं, कई भ्रामक धारणाएं होती है, क्योंकि बालपन बड़ा ही कौतूहल भरा होता है। तो इससे पहले कि उसकी शंकाओं का, सवालों का सही गलत समाधान बाहर वाले करें, आप संतुलित ढंग से उनका निराकरण कर दें। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि माता पिता बच्चे को नियमित रूप से समय दें। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आज एकल परिवार चलन में है। इसे आप ये कहिए, मजबूरी कहिए कि बच्चे घर से बाहर जाते हैं काम की तलाश में, या ये कहिए कि बच्चे महत्वाकांक्षी हो गए हैं, घर के बिजनेस हो तो भी उन्हें रास नहीं आते हैं, या फिर आप ये कहिए कि धैर्य की कमी है, या कि जनरेशन गैप है। पहले भी होता था लेकिन शायद अब ये गैप ज़्यादा महसूस होता है बच्चों को कि परिवार है वो एकल होते जा रहे हैं। तो एकल परिवारों में माता पिता को बच्चे को थोड़ा न थोड़ा समय हमेशा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की जिज्ञासाओं का सही ढंग से समाधान माता पिता ही कर सकते हैं। बाहर उन्हें अधकचरी या की गलत जानकारी भी मिल सकती है। तो जब आप यानी माता पिता बच्चे को समय देंगे तो माता पिता बच्चे को समझ सकेंगे, बच्चा माता पिता को समझ सकेगा, और वो बेफिक्र होकर अपनी जिज्ञासाएं माता पिता से शेयर कर सकेगा, साझा कर सकेगा। और इससे बड़ी बात क्या है कि जब आप बच्चे की जिज्ञासाओं का उत्तर दें तो आपको अपना IQ लेवल बच्चे के हिसाब से नीचे लाना पड़ेगा। बच्चे का जितना IQ, बच्चे का जो बौद्धिक स्तर होता है, उसके हिसाब से आपको नीचे आकर
बच्चे की योग्यता के हिसाब से, उसकी उम्र, उसकी समझ के हिसाब से उसकी शंकाओं का समाधान करना पड़ेगा, और वो भी बहुत धैर्यपूर्वक, ताकि बच्चे को उसकी समस्याओं का हल घर में ही मिल सके, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बाहर से अच्छी बातें हम घर में ही सीख सकते हैं, बाहर बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत तरह की आजकल ये सब चीज़ें जो है वो सुसंस्कारित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातें जो जीवन में बड़े बड़े अहम रोल निभाती है। जीवन शेख चिल्ली की कहानी नहीं, सुख दुख उतार चढ़ाव से भरी हकीकत है, और इससे बच्चे का परिचय होना बहुत ज़रूरी है। पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है, अतः उसे सोच समझकर खर्च किया जाना चाहिए, ये उन्हें समझाएं। इधर उनकी फरमाइश, उधर सामान हाजिर, ऐसा करना बच्चों को ज़िद्दी, बेपरवाह और घमंडी बना सकता है। बच्चों को कुछ चीज़ों के लिए ना कहिए, भले ही आप उन चीज़ों को उन्हें मुहैया करा सकते हैं, फिर भी उन्हें ना कहिए, क्योंकि उन्हें जीवन में ना सुनना भी आना पड़ेगा, और ये आदत बड़े होकर उनमें एक संतोषजनक, संतोषपूर्ण जीवन जीने की दिशा में बहुत भारी भूमिका निभाने वाली है। क्योंकि हमेशा माता पिता नहीं रहते इंसान की फरमाइश पूरी करने के लिए, और जहाँ उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई कि इंसान का मन जो डगमगा के परेशान हो जाएगा। तो इसीलिए जीवन में ना सुनने की आदत बच्चे को हमेशा डालिए, ताकि उसे चीज़ों की अहमियत, पैसे की अहमियत, सामान की कीमत पता चले। इसके अलावा आज का दौर जो है, मैंने एकदम शुरू में कहा था, कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान, पहले संस्कार बने थे धर्म के आधार पर, हैं। आज का दौर है कर्म प्रधान। जाहिर है बच्चों में भी कर्म के प्रति आस्था जगानी पड़ेगी। कर्म ही जीवन है और हर काम सम्मान के योग्य है। ये बात बच्चे को छुटपन से ही सिखा दी जाए तो उनका व्यक्तित्व भी कर्मठ होगा, जिसकी आज देश को सबसे बड़ी ज़रूरत है। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, कितनी ही समस्याओं का उत्तर है कर्म के प्रति आस्था में। तो अगर छुटपन से हम बच्चों को कर्मशील बनना सिखाएं, तो निश्चित तौर पे वो देश के कर्मठ नागरिक बनेंगे। अब आगे आते हैं आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वो चाबी है जिससे सफलता का द्वार खुलता है। बच्चा जितना भी काबिल हो, मगर अगर उसमें आत्मविश्वास नहीं है तो उसकी काबिलियत भी धूमिल हो जाती है। कई बच्चे होते हैं ऐसे जो बहुत काबिल है, जो जानते भी हैं, लेकिन चार लोगों के बीच बोल ही नहीं सकते। बच्चे क्यों, बहुत से बड़े भी ऐसे हैं जो दो लोगों के सामने अगर बोलें तो ज़ुबान लड़खड़ा जाती है। तो जो आपका आत्मविश्वास है उसकी नींव बचपन में ही रखी जाती है। बहुत लोगों को स्टेज फियर होता है, क्राउड फियर होता है। तो अगर ये सारे डर मन में आए तो क्या होता है, आपके अंदर ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को जब ज़रूरत हो आप दो लोगों के सामने बोल ही नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, आत्मविश्वास की कमी। तो इसके लिए क्या करना है माता पिता को, ज़रूरी है कि बच्चों को छोटेपन से छोटी छोटी जिम्मेदारियां बच्चों को सौंप दे। छोटे छोटे बच्चों को, अपने से छोटे जो बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उनका होमवर्क कराने की जिम्मेदारी दे दें, या घर के जैसे टेबल सजाना है, अपना बिस्तर ठीक करना है, अपनी स्टडी टेबल ठीक करना है, अपने जूते, यूनिफॉर्म, अपना स्कूल बैग, ये सब आकर सही जगह पर रखना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर हम बच्चे को शुरू से सिखा दें, उसमें एक आत्मविश्वास आएगा। इसके अलावा घर में रथिराम भैया, हाँ मुझे अब कमेंट दिखने शुरू हुए हैं, नमस्कार सर आपको। तो छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं उनमें आप बाकायदा बच्चों को बुलाइए, उनकी राय सुनिए, और अगर हो सके तो उस राय को अहमियत भी दीजिए। इससे क्या है, एक तो बच्चों को लगेगा कि वे भी उस परिवार का ज़रूरी हिस्सा है, और दूसरा उनमें दायित्व बोध आएगा। और जब बच्चे कोई दायित्व, दिया हुआ दायित्व पूरा करते हैं, उनमें अंदर से उनके चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी आती है। लेकिन जब वो बच्चे से कोई काम कराएंगे ही नहीं, बाद में बड़े होने के बाद हम कहेंगे कि बच्चा है, सारी चीज़ उसको बैठे बिठाए चाहिए, तो संस्कार की नींव एक दिन में नहीं पड़ती है। वो नींव आपको छोटे में डालनी पड़ेगी। धीरे धीरे वो अच्छी अच्छी बातें बच्चे के जीवन का हिस्सा, उसके जीवन की आदतें बन जाएगी, अच्छी बातें। और तब जो व्यक्तित्व निखर कर आएगा वो
अच्छा सा एक बड़ा ही सामाजिक सुघड़ व्यक्तित्व होगा। बच्चों को बात बात पर टोकना, झिड़कना, बेवजह डांटना, डपटना, इससे क्या है, इससे बच्चा जो है वो खुद को नकारा समझता है, खुद को यूज़लेस समझता है, और इससे भी उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। जब हम बार बार बच्चे की कमियां निकालेंगे, बच्चा हर चीज़ में उसको झिड़के, तो उसका लगेगा वो तो किसी लायक है ही नहीं। और हम जिस चीज़ को बहुत छोटा समझ रहे हैं, ये चीज़ बच्चे के कोमल मन को इतना प्रभावित करती है कि उसके अंदर ही बात बैठ जाती है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। जब घर में ही उसकी कोई नहीं सुनता है, तो फिर वो अपने दोस्तों के बीच नहीं बोल पाएगा, स्कूल में सहपाठियों के बीच नहीं बोल पाएगा, बड़े होगा वो अपने जीवन की परेशानियों को घर के बाहर सुलझा ही नहीं पाएगा। छोटी छोटी बात की आकर वो घर में ताकेगा माता पिता की तरफ कि वो उसके लिए स्टैंड ले, वो उसकी चीज़ों का फैसला करे। तो बच्चे को आप बेवजह मत डांटें, और जहाँ ज़रूरत हो तो वहाँ पर भी आप उसको डांटने के बजाय उसको एक सही समाधान दिखाएं, क्योंकि बच्चा बच्चा है, गलती कर करके सीखेगा। लेकिन ज़्यादा डांट उसके आत्मविश्वास को डिगा देती है। माता पिता हो या शिक्षक, बच्चे में हीन भावना पनपने ना दे। सबसे पहले बच्चा माता पिता के कांटेक्ट में आता है, उसके बाद वो स्कूल में जाता है। तो बहुत से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपनी मम्मी को रोल मॉडल मानते, स्कूल में जाते ही वो अपनी फेवरेट टीचर को अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं, उनके जैसे बनना, घर में हरकतें करते हैं। मैंने देखा है एक बच्चे को कि वो पर्स जिस तरह टांगती थी टीचर, वो बच्चा उसी तरह पर्स लेके, लड़का था लेके, बैग लेके वो उसी तरह चलता भी था, उसी तरह झूठ मूठ की चुन्नी की चोटी बना के चोटी भी लटकाता था आगे में। तो आप देखिए किस तरह टीचर को छोटे बच्चे विशेष तौर पर अनुकरण करते हैं। तो शिक्षक का रोल बहुत बड़ा होता है। तो बच्चे में हीन भावना शिक्षक इसलिए ना पनपने दें। कुछ बच्चे क्लास में बहुत होशियार होते हैं, तो शिक्षक का ध्यान अनायास ही उन पर जाता है। कुछ बच्चे होते हैं मीडियम, कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल डल। लेकिन क्लास में शिक्षिका को चाहिए कि वो हर बच्चे के साथ एक जैसा व्यवहार करे, वो सीट बदल बदल के आगे पीछे बैठाए। कुछ बच्चे आज आगे बैठे हैं तो उन्हें बीच में, अगले हफ्ते उन्हें पीछे बैठाए। तो इससे क्या है, हर बच्चा शिक्षिका की नज़र में आएगा। हर बच्चा अपने आप में अहम है, हर बच्चा अपने आप में अहम है, भले ही उसका आईक्यू कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन कम आईक्यू को शिक्षिका का हौसला ऊपर ला सकता है, लेकिन बार बार की माता पिता या शिक्षक की बार बार की झड़प जो बच्चे के आईक्यू को नीचे ले जाकर उसमें एक हीन भावना, उसमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ला देगी, जो बाद में उसके व्यक्तित्व को भी गलत मोड़ देगा। हर बच्चा एक महत्वपूर्ण इकाई है और अपने में विशिष्ट है। हर बच्चे में सब कुछ नहीं होता है, लेकिन हर बच्चे में कुछ न कुछ विशिष्ट जरूर होता है। उस विशिष्ट की पहचान और सम्मान करना काम है माता पिता का, स्कूल में शिक्षकों का। रंग रूप, शक्ल सूरत या आईक्यू लेवल के आधार पर बच्चों की तुलना भी उसमें हीन भावना पैदा करती है। कभी कभी क्या होता है, इससे बच्चे कुंठित हो जाते हैं, दब्बू बन जाते हैं या फिर आक्रामक हो जाते हैं। प्रतिक्रिया जो ना क्रिया की, वो दो तरह से होती है, या तो बिल्कुल दब जाएगा, डल हो जाएगा, और या फिर वो एकदम ढीठ हो जाएगा या बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। तो दोनों ही तरह का जो विकास है वो सामान्य नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि बच्चे के सामने नो या ना शब्द का प्रयोग कम से कम करें। आप जिस बात के लिए बच्चे को मना करना भी चाहते हैं, तो उसे सीधा मना करने के बजाय आप उसके सामने दूसरे रास्ते रख के उसको एक सकारात्मक दिशा दे दीजिए। जैसे आपको बच्चे को टीवी देखने के लिए मना करना है, तो आप क्या कहेंगे कि जाओ बेटा टीवी हो गया, अब हारमोनियम बजा लो, या तो कि अपनी पेंटिंग जो बची हुई थी कल की उसको पूरा कर लो, या कि बाहर पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाओ। तो इस तरह क्या हमने बच्चे को टीवी देखने के लिए ना किया, पर ना नहीं किया, हमने उसके सामने दूसरे कई रास्ते रखे जिसमें से वो कोई एक रास्ता चुन सकता है। बात वही है, लेकिन तरीका आधा गिलास भरा हुआ आधा गिलास खाली, यानी पॉजिटिव और निगेटिव सोच का। निगेटिव सोच बच्चे को नकारात्मक बनाती है, जो उसके विकास को अवरुद्ध करता है। पॉजिटिव सोच बच्चे को सकारात्मक बनाती है, जो उसके व्यक्तित्व को निखारता है। माता पिता कुछ माता पिता जो है बड़े हाई प्रोफाइल सपने देखते हैं बच्चों के लिए, और इससे जब बच्चे वो सपने पूरे नहीं कर पाते तो
माता पिता जो है वो झुंझलाते हैं बच्चों पर, और क्योंकि उनका बच्चा उनकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरा, और बच्चे जो हैं वो क्या है, वो हीन भावना की शिकार हो जाते हैं कि वो अपने माता पिता के सपने को भी पूरा नहीं कर सके। मीरा मैम, नमस्कार, स्वागत आपका, बहुत सुंदर प्रस्तुति, शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बचपन, माता पिता से मैं आग्रह करूँगी कि बचपन को बचपन ही रहने दें। बचपन को उम्र से पहले, उम्र से ज़्यादा मानसिक प्रेशर बिल्कुल ना दें। माला दीदी आ गई हैं, स्वागत है माला दीदी आपका। असफलता भी सफलता की सीढ़ी है। अक्सर हम चाहते हैं हमारा बच्चा हमेशा सफल हो, ये बहुत गलत सोच है। और इसी के चलते बहुत सारे जो केसेस होते हैं कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में बच्चा फेल हो गया, वो घर ही नहीं आया, वो कूद के उसने जान दे दी। क्यों? क्योंकि हमने उसको सिर्फ सफल ही होना सिखाया है। असफलता भी सफलता की सीढ़ी है अगर इसे सकारात्मक रूप में देखा जाए तो। बच्चा टेस्ट में प्रथम आए, हर विषय में 100% नंबर लाए, इस बोझ तले बचपन सिसक रहा है आज। क्योंकि हम छुटपन से ही बच्चे में प्रतियोगिता और जीत का नशा भर देते हैं, जो उन्हें मानसिक रूप से इतना कमज़ोर बना देता है कि वो छोटी सी असफलता भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और शर्म या डिप्रेशन में घातक कदम उठा लेते हैं। शिक्षा के साथ साथ बचपन भी जीना है, जीवन का आनंद भी लेना है। फलाना 100 में से 100 ला सकता है, तुम क्यों नहीं ला सकते? तुम जीवन में भीख मांगोगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है। बहुत सारे माता पिता है जो छोटे छोटे बच्चों को इतने भारी भारी कमेंट देते रहते हैं कि क्या होता है, इससे बच्चा विद्रोही हो सकता है, प्रतिशोधकारी, की जिसकी तारीफ उसके माता पिता करते हैं, अचानक वो बच्चा जिसकी तारीफ करें उस बच्चे ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन अचानक अनजाने में ही वो बच्चा जिसके माता पिता, जो उसके माता पिता जिससे ज़्यादा प्रभावित हो, बच्चा इसका दुश्मन बन जाएगा और वो उसे प्रतिशोध लेने की सोचेगा कि वो अच्छा है, इसलिए सारे दिन उसके माता पिता उस अच्छे बच्चे की उसे दुहाई दे के नीचा दिखाते रहते हैं। तो वो विद्रोही बन सकता है, प्रतिशोधकारी बन सकता है, या फिर वो बिल्कुल दब्बू बन जाएगा कि बोलते रहो, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। और ये जो कुछ नहीं होने वाला है मेरा, ये मन में जब फीलिंग आ जाए तो ना हमारे हाथ पैर चलते हैं, ना दिमाग की नसें काम करती है, ना हमारी सोच काम करती है, एक अजीब ठंडापन आ जाता है मस्तिष्क में भी, शरीर में भी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को वो जो हैं वही बनने दीजिए। आजकल तो बड़े भी कहते हैं ना कि मैं बनना चाहती हूँ, ठीक है ना, मैं हूँ इसीलिए तो मैं हूँ, मैं अपनी विशेषताओं के साथ मैं मधुमेश्वरी हूँ इसीलिए तो मैं मधुमेश्वरी हूँ। अगर मैं माला जी बनूंगी तो मैं तो माला जी हो जाऊंगी ना, मेरी अहमियत तो ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों पे भी वो बात लागू होती है, माता पिता को ये बात समझनी चाहिए। हर बच्चा अपने आप में समाज की एक विशिष्ट इकाई है, और अगर वो किसी विषय में कम नंबर लाता भी है, हो सकता है कोई वजह हो गई हो, उसको आप लाइटली ले लीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पड़ोस में एक बच्चे की मुझे ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई, तो मुझे लगा कि शायद बच्चा गिर गया, क्या बात है। मैं पड़ोस में गई, मैंने पूछा भाई क्या हो गया बच्चे को मैंने पूछा बेटा क्या हो गया, चोट लग गई क्या? बच्चा बोलता है नहीं, मेरे 2 नंबर कट गए, 20 नंबर का टेस्ट था, 2 नंबर कट गए। तो मैंने कहा क्या बात हुई? नहीं, मेरे हर बार पूरे आते हैं, मुझे पूरे ही चाहिए। क्या है कि वो इस तरह रो रहा था मानो उसकी बहुत चोट लग गई हो। तो मैं सोची कि ये ज़रूर ऐसा होता होगा कि नहीं, 20 से 20 ही लाना है, 20 से 20 ही लाना है। प्रेशर होते होते बच्चे भी अपनी उम्मीद अपने से बहुत ऊंची ऊंची उम्मीदें सेट कर लेते हैं। तो फिर मैंने बच्चे को बैठ के प्यार से गोद में लिया, फिर मैंने कहा देखो बेटा, पूरे 20 में से 20 किसके नंबर आए? तो उसने बोला राहुल के। तो मैंने कहा देखो, राहुल की माँ ने भी उसको बोला है ना, तुमको 20 में से 20 लाना है, तुमको सबसे ज़्यादा लाना है, तो कभी तो उसको भी अपनी मम्मी का सपना पूरा करना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं है, इस बार 18 से दूसरों को भी तो हाईएस्ट मार्क्स लाना पड़ेगा ना। हर बार तुम लाओगे तो बाकी लोगों के सपनों का क्या होगा? धीरे धीरे वो मेरी बात सुनने में मगन हो गया, रोना भूल गया, धीरे धीरे वो नंबर का भी भूल गया। तो सबको अच्छा लगता है नंबर, हमारी शिक्षा तो नंबरों पे ही टिकी हुई है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में नंबर होंगे तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, है ना। तो जो नंबर ओरिएंटेड जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उसका क्या करेंगे, लेकिन छुटपन से उसको इतना नंबरों के लिए प्रेशर मत दीजिए। कभी कम आ गया तो ठीक है, उसको बोले बेटे अगली बार और बेहतर करना तो करेगा, बेहतर करेगा।
लेकिन उसका आत्मविश्वास डोलने नहीं देना है। एक मनोवैज्ञानिक सत्य कि खाने या सोने के समय पैदा की गई बाधा बच्चे को क्रोधी और असहिष्णु बनाती है। इसलिए बच्चे को स्वाद लेकर खाने दीजिए। उस समय छोटी छोटी कहानियाँ सुनाइए। वो छोटी छोटी कहानियाँ जो खाने से भी जुड़ी हो सकती है। सब्जियों की बड़ी छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो नैतिक कहानियाँ भी हो सकती है। खाने को फेंकना नहीं चाहिए, अन्न भगवान है, इस तरह की मॉरल कहानियाँ भी हो सकती है। या कि शांति से खाना चाहिए, खाना हमारे पेट में क्या क्या कर सकता है, किस तरह हमारे शरीर का निर्माण करा, उस तरह की बातें आप उससे कर सकते हैं। बच्चा खाएगा भी, साथ साथ वो अपने न्यूट्रिशन के बारे में भी, अपने पोषण के बारे में भी चार बातें जानेगा। सोते समय बच्चे को मीठी सी लोरी सुनाइए। ये जो मीठी सी लोरी है ना, ये सिर्फ बच्चे को मीठी नींद ही नहीं देगी, बल्कि नींद के बाद वो बहुत शांत और उत्फुल्लित मन से उठेगा। और ये जो लोरी है ना, ये बच्चे को भावनात्मक संरक्षण देती है, जिससे आपके जीवन में विश्वास की लौ जलती है। बच्चे ही नहीं, बड़े भी इस भावनात्मक संरक्षण की तलाश में रहते हैं। परिवार क्या है? परिवार एक हमारा इमोशनल सपोर्ट है, बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट है। बहुत सारी स्टडीज़ हुए जिनमें पाया गया है कि जो लड़के बिल्कुल अकेले रहते हैं, परिवार से दूर, और जिन्होंने अपने परिवार नहीं बनाए हैं, उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके बुरे वक्त में उनके दर्द को सुनने वाला कोई उनके पास नहीं होता। उनके अच्छे वक्त में उनकी खुशियों को शेयर करने वाला कोई उनके पास नहीं होता। खुशियों के लिए तो चलिए आप पार्टी देंगे, 10 लोगों को बुला लो। दुख के लिए आपको जो विश्वासी कंधा चाहिए, वो जल्दी से इंसान को मिलता नहीं। और बाहर आप अपना दुख बखानेंगे तो कब सामने वाला आपके दुख को, आपकी दुखती रग को हथियार बना ले आपके अगेंस्ट में, वो भी पता नहीं। तो परिवार जो बहुत बड़ा एक हमारा इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है। तो छोटे बच्चे को लोरी जो है, माँ जब गोद में लेटा के थपकी दे के जब वो लोरी सुनाती है ना, वो एक उसको भावनात्मक संरक्षण, भावनात्मक सुरक्षा देता है। और ये भावनात्मक सुरक्षा बच्चे के विकास को बहुत सही दिशा देती है। उसके जीवन में एक भरोसा, एक विश्वास की लौ जगाती है। सुबह जल्दी उठो, आलसी हो, 10 बजे तक पड़े रहते हो, तुम्हारे सारे बच्चे साइकिल चलाने चले गए, इस तरह के बच्चे को ताने देने के बजाय माता या पिता सुबह स्वयं उठें, बच्चे को उठाएं और उसके साथ मॉर्निंग वॉक पर जाए। प्रदूषण मुक्त हवा मिलेगी, भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी, मोहक माहौल मिलेगा, और ये सब मिलकर बच्चे को सकारात्मक बना देंगे। अब जो आप ताने मार मार कर उसकी जो देरी से सोने की आदत नहीं छुड़वा सकते ना, वो आप स्वयं जल्दी उठेंगे तो वो आदत आप उसकी छुड़वा सकते हैं। इसके अलावा जब वो सुबह बच्चा जाता है बाहर, तो उसमें एक ताज़ा हवा मिलने के कारण उसका शांत मन होता है। जब स्कूल जाता है तो वो पढ़ाई की तरफ अपने को एकाग्र कर पाता है। अब देखिए, बंद कमरे में जहाँ बहुत सारा सामान रखा हो, जहाँ हवा कम घुसती हो, अगर हम 10-15 मिनट रह ले तो हमें अंदर से सफोकेशन सा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो माहौल का प्रभाव है। बहुत सारा सामान, थोड़ी सी जगह, तो वहाँ ऑक्सीजन पूरी तरह, हवा घूम ही नहीं पाती, वहाँ ऑक्सीजन का अभाव होता है। सामान जो है, पुराने दुराने सामान भी अपनी एक गैस छोड़ते हैं, तो उसमें हमारा दम घुटने लगता है। लेकिन प्रातः काल की सुहानी हवा, प्यारा सा माहौल, गुनगुन करती चिड़िया, ये सारा जो माहौल, जब बच्चे पिता की अंगुली पकड़ के सुबह जाते हैं ना, तो उनमें एक वो अंदर से अलग एकाग्रता, एक मन की शांति, सुकून, वो सारी बातें अनायासी आ जाती, जो हम सिखाने से बच्चे को नहीं सिखा पाते, शब्दों से नहीं सिखा पाते। तो आप वो सब कर सकते हैं। आप सुबह बच्चे के साथ योगा कर सकते हैं, और योगा जो है वो तन के साथ साथ मन की एकाग्रता देता है, धैर्य लाता है जीवन में। कितने सारे जो मानवीय मूल्य जो आज छूट रहे हैं ना, अगर इंसान ध्यान या योगा करने लगे तो उसमें ज़िंदगी में ठहराव आने से काफ़ी कुछ मूल्यों का ह्रास बच सकता है। तो ये सारी चीज़ हम बच्चे को बोल बोल के जो नहीं सिखा सकते, हम उसके साथ पार्टिसिपेट करके ये बातें उसको सिखा सकते हैं। खलील जिब्रान कहते हैं कि अमृत और विष ज़बान पर होते हैं, आप पर निर्भर करता है आप अमृतवाणी बोलें या विष बोलें। हाँ,
हम कहते हैं ना कि फ़लानी चीज़ बच्चे ने कहाँ से सीख ली, तो शुरू के 2 ढाई साल तो बच्चा घर में ही रहता है और वो घर वालों की सुनता है, वही सीखता है जो घर वाले बोलते हैं। बच्चे की नज़र हर वक्त घर वालों पर होती है, हर वक्त हम पर होती है। मनोविज्ञान कहता है कि उम्र के प्रारंभिक 3 वर्षों में बच्चा जितना सीखता है, जीवन के बाकी वर्षों में सिर्फ उस सीखी हुई चीज़ का विकास होता है। और यही नहीं, बच्चा तो गर्भावस्था में भी सीखता है। इसीलिए बोलते हैं ना माताओं को कि अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, क्योंकि उससे बच्चे का सिर्फ शरीर ही नहीं बनता, उसका मस्तिष्क भी बनता है, उसकी भावनाएं भी बनती है, उसके संवेग भी बनते हैं, उसका स्वभाव भी बनता है, उसका स्वभाव भी वहीं बन जाता है। और एक डॉक्टर ने हमको बताया कि सिजेरियन से जो बच्चे होते हैं वो बच्चे अक्सर आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि उन्होंने आँख खोलने के पहले औजार देखा होता है, हथियार देखा होता है। तो आँख खुलते ही अगर सामने हथियार आए तो आप सोचिए कि उसका प्रभाव बच्चे के अंदर कैसा होगा। बेशक वो नहीं बोल पाता, लेकिन वो इन चीज़ों को महसूस करता है। तो हमारे व्यवहार पे बच्चे की नज़र उसके जन्म से पहले से रहती है, और जन्म के बाद भी वो हमारी एक एक चीज़ को नोटिस करता है। हम अक्सर कहते हैं ना, बच्चे ने मोबाइल चलाना कहाँ से सीख लिया, अभी बोलना जानता नहीं और हर तरह के मोबाइल कोई भी दे दो वो सामने चला लेगा। क्यों? क्योंकि जब वो गर्भ में था तो माता ने मोबाइल या लैपटॉप किया होता है, ऑफिस के कारण, काम के कारण, या यूँ भी आजकल तो यूँ भी सब मोबाइलिंग करते रहते हैं। तो जो गर्भावस्था में बच्चे ने देखा, बच्चा उसको सीख के पैदा हुआ, तो जाहिर है वो अच्छी चीज़ उस समय देखेगा, अच्छी चीज़ भी सीख के पैदा होगा। इसके अलावा मीठी वाणी, घर के बुज़ुर्गों का सम्मान, मियाँ बीबी का एक दूसरे के प्रति मधुर व्यवहार, ये जो है ना बच्चा देखता है तो अपने आप सीखता है। बच्चे को सम्मान से बोलिए, तभी वो आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ पाएगा। स्कूल में जो कुछ शिक्षिकाएं होते हैं, ए यू स्टैंड अप, या खड़े हो, अरे तुम, ऐसे अंगुली के इशारे से। बीएड में आपको सिखाया जाता है कि आप किसी भी बच्चे को ए ओ करके नहीं बोलेंगे, आपको उसके नाम से बोलना। जो सम्मान सूचक संबोधन है ना, वो बहुत सकारात्मक ऊर्जा भर देता है हमारे अंदर। जब कोई सम्मान से पहला संबोधन मुझे देगा ना, वहीं से मेरा उसके प्रति स्नेह और सम्मान शुरू हो जाता है। तो बच्चे तो और भी नाजुक होते हैं, तो जब हम उनसे सम्मान से बोलेंगे तो वो भी सम्मान हमें देंगे, और दूसरे कि वो भावनात्मक रूप से हमारे ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे। इसके अलावा अरे समय तो हो गया है समय तो हो चला है। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी 2 एक बातें और बता देती हूँ। विषय ऐसा है ना कि बहुत कुछ होता है इस पर बोलने को। किताबें, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। लोकमान्य तिलक कहते थे अच्छी पुस्तकें नर्क को भी स्वर्ग बना सकती है। वॉल्टेयर कहते थे कि असभ्य राष्ट्रों को छोड़कर विश्व के सभी राष्ट्रों में पुस्तकों का शासन है। तो बच्चे को पुस्तकों से दोस्ती करना सिखाइए, अच्छी पुस्तकों के चयन में उसकी मदद करें। पुस्तकें ज्ञान तो बढ़ाती ही है, तर्क शक्ति बढ़ाती है, आपका दृष्टिकोण बनाती है, और आपके दिमाग की नसों को भरपूर खुराक देती है, जो कि बहुत अहम है। बच्चे का सामाजिकरण ज़रूरी है ताकि वो बड़ा होकर समाज का बेहतर नागरिक बन सके। इसके लिए ज़रूरी है कि उसके मित्र हों, और मित्रों के साथ वो आउटडोर गेम खेलें, ताकि एक खेल जो है क्या करते हैं ना, बच्चा बैठ के घर में टीवी देखे, अकेले बैठा रहे, उसके बजाय वो अपने खाली समय में जाए अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेले। इससे एक तो उसका प्रकृति से साक्षात्कार होगा, दूसरा बच्चों से अपनी मिट्टी से, बहुत लोग मिट्टी में खेलने नहीं देते, लेकिन आजकल बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में पार्क बनाए जाते हैं जहाँ मिट्टी डाली जाती है, जहाँ घास के बच्चे अपनी उस संस्कृति को जिए, अपनी उस संस्कृति को किताबों में ही सिर्फ ना पढ़े, उस संस्कृति को जिए। तो आप बच्चे के मिट्टी में खेलने से बिल्कुल परहेज ना करें, उसे मिट्टी में खेलने दें। मिट्टी उसकी माँ है, मिट्टी जो है वो उसकी खुशबू जो है वो उसकी निजता है। और ये जो मिट्टी की खुशबू है बहुत ज़बरदस्त संस्कार है। जब हम अपनी मिट्टी की खुशबू को चाहेंगे तो हम अपनी मिट्टी को प्यार करेंगे, हम अपने देश को प्यार करेंगे, हम अपने देश की हर अच्छी चीज़ को प्यार करेंगे और उसे अपने में अपनाने की कोशिश भी करेंगे।
तो बच्चे, और इसके अलावा जब वो दोस्तों में खेलेगा तो उसको समन्वय करना, दोस्तों के बाद लड़ने के बाद उनसे वापस मेल मिलाप करना, बच्चों के सामने अपनी बात रखना, दूसरे बच्चों की बात सुनना, ये सारी चीज़ें जो है, जो जो सामाजिकता की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, बच्चे में वो सारे गुण आ जाएंगे। और इसके अलावा छुटपन से उनको अपना वतन, परंपराएं, राष्ट्रीय धरोहर, संस्कृति, संस्कार, अपनी भाषा, इन सब से परिचय कराते रहें, ताकि बच्चे का अपनी संस्कृति से मानसिक, भावनात्मक और रूहानी लगाव हो जाए। मानसिक, भावनात्मक और रूहानी लगाव हो जाए। मैंने जैसा कि शुरू में ही कहा था कि बच्चे को मजबूत ज़मीन दीजिए, आसमान वो स्वयं ढूंढ लेंगे, आप तो सिर्फ ज़मीन मजबूत कर दीजिए, ताकि वो ऊपर उड़कर भी उनका आकर्षण अपनी ज़मीन की तरफ, उनका रुझान बना रहे। अब सर्वाधिक अहम बात कि बच्चा आपके शब्द नहीं, आपके कार्यों का अनुसरण ज़्यादा करता है, आपके व्यवहार का अनुसरण करता है। जाहिर है कि वो घर पर संस्कारित व्यवहार दिखेगा तो वो संस्कारित स्वयं ही बन जाएगा। तो चलते चलते एक छोटी सी रचना आपको सुना देती हूँ, उसके बाद मैं अपने वक्तव्य को विराम दे दूँगी। हाँ, तो ये छोटी सी रचना है। रिश्तों में मिलावट, व्यवहार में दोगलापन आना, और हम शान से कहते हैं क्या करें, बदल गया है ज़माना। घर, परिवार, समाज, शिक्षण संस्थाएं, सब है भूले संस्कार अपनाना। अपनी कमियों को ढकने को हम कहते हैं बदल गया है ज़माना। अजी किस बदलाव की बात करते हैं आप, मुख होठों तले छिपके रहते हैं आप, मगर जब बच्चे दोहराते वही दुख से कहते हो ज़माना बदल गया है। माता पिता ने बड़े जतन से पाला तुमको, तंगहाली में भी दिया निवाला तुमको, तुम्हारी बारी आई तो होशियारी से मुकर जाना। क्या संस्कार दोगे बच्चों को ये तो बताना। धरा से लेकर गगन तक को प्यार करना, माता पिता, बुजुर्ग और वतन से प्यार करना, हर जीव से स्नेह, हर जीवन का मान करना, ज़रूरतमंदों के लिए मदद का हाथ रखना। बहुत सारे हैं संस्कार, बहुत सारे हैं संस्कार जो बनाते जीवन को बेहतर, मगर कैसे आएंगे बच्चों में, देखा है कभी सोचकर। अजी संस्कार देने से कहाँ आते हैं, संस्कार देने से कहाँ आते हैं, उन्हें जीवन में अपना कर उदाहरण बनना पड़ता है, स्वयं को वैसा बनकर दिखाना पड़ता है। सत्य, आचार, नीति, नियम बच्चा जब परिवार में देखे, मंगल सोच, मृदु आचार शिक्षक के व्यवहार में देखे, संस्कार स्वयं बन जाएंगे बच्चे का व्यक्तित्व। संस्कार स्वयं बन जाएंगे बच्चे का व्यक्तित्व, इनसे ही प्रभावित होगा उसका हर कृतित्व। सत्य, शाश्वत, सनातन मूल्यों को लेकर चलना है, सत्य, शाश्वत, सनातन मूल्यों को लेकर चलना है। अपने व्यवहार से उन्हें बच्चों में निरूपित करना है, अपने व्यवहार से उन्हें बच्चों में निरूपित करना है। तो बहुत लंबी कहानियाँ हो सकती है संस्कारों की, लेकिन जितना समय सीमा में मैं बोल पाई मैंने बोला, और आप सबने मुझे ध्यान से सुना, अपना मुझे पटल पे आने का मौका दिया। इसके लिए मानवीय मूल्यों की माला मंच का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। एक बार आप सबको, माला दीदी, मीरा जी, रतिराम भैया, सबको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ जो आपने अपना वक्त मुझे दिया। खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, जय हिंद।